कल हम पहुंचे थे बोर मॉडल पर। हमने बात की थी कि सबसे पहले हमारे पास डाल्टन का था कि एटम डिविजिबल ही नहीं है। फिर थॉमसन है, उन्होंने कहा कि ऐसा है कि इलेक्ट्रॉन डाल दो कहीं भी बीच बीच में पॉजिटिव चार्ज स्फीयर में। वो एब्जॉर्प्शन एमिशन स्पेक्ट्रा नहीं समझा पाए। फिर रदरफोर्ड आया, रदरफोर्ड भी नहीं समझा पाए पूरी तरीके से, बट दैट वाज नॉट द मेन रीजन फॉर देयर फेलियर। द मेन रीजन फॉर हिज फेलियर वाज कि वो ये नहीं समझा पाए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो निकल रही हैं उसकी वजह से जो एनर्जी लॉस होगा उसको कैसे काउंटर किया जाए, उसको कैसे एक्सप्लेन किया जाए। But he was able to define nucleus, he was able to find the radius of the nucleus to a very good extent, and he was able to determine that most of the space in the atom is empty. मतलब लगभग लगभग एटम खाली पड़ा है। ठीक है, न्यूक्लियस इज ऑफ वेरी हाई डेंसिटी एंड देर इज, ही इवन गेव अ फॉर्मूला कि किसने एंगल पर कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या सॉरी अल्फा पार्टिकल्स डेविएट हो रहे थे। इट वाज कमिंग आउट टू बी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन साइन की पावर 4 थीटा बाय 2। ठीक है, function of theta, n as a function of theta. Some constant was also there. बोर मॉडल है, बोर मॉडल ने एक्सप्लेन किया कि भाई तीन पोस्टुलेट दिए, उन्होंने कहा कि तीन चीजें मान लो भैया काम हो जाएगा। पहला काम उन्होंने बोला कि मान लो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलती ही नहीं है, प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व की प्रॉब्लम आपने कंसिडर ही नहीं करी, है ना। उन्होंने कहा मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहती है उन ऑर्बिटल्स में, उन्हें स्टेशनरी ऑर्बिट्स बोल देते हैं। फिर सेकंड उन्होंने बोली कि भाई स्पेसिफिक एनर्जी लेकर ही इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप कर सकता है दूसरी ऑर्बिटल में, ऐसा नहीं है कि कुछ भी ले ले। ठीक है, अगर 5 चाहिए तो 5 ही लेगा, 5.1 भी नहीं लेगा और 4.9 भी नहीं लेगा। 5 मींस 5। तो इसी वजह से इससे उन्होंने एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा एमिशन स्पेक्ट्रा भी एक्सप्लेन किया कि भाई अगर 5 ही ले रहा है तो 5 वाले के करस्पॉन्डिंग जो लैम्डा होगा वो आपको दिखाई नहीं देगा, जो फ्रीक्वेंसी होगी वो दिखाई नहीं देगी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में। और जब एमिशन स्पेक्ट्रा की बात करेंगे तो आपको वही 5 दिखाई देगा। सही बात है, क्योंकि 5 का ही जंप हो रहा है, ना 4.9 का है ना 5.1 का है। तो स्पेसिफिक वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसीज आपको दिखाई दें या मिसिंग हो, ये चीज एक्सप्लेन हो गई उनके सेकंड पोस्टुलेट से। थर्ड उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं वो कैसी ऑर्बिटल्स में घूम रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऑर्बिटल्स इस तरीके से हैं सच दैट इनका एंगुलर मोमेंटम क्या है, वो क्वांटाइज्ड है। और वो क्वांटाइज्ड कितना है, वो क्वांटाइज्ड है mvr इक्वल टू nh बाई 2 पाई, मतलब h बाय 2 पाई का मल्टीपल है। इससे हालांकि उन्होंने एक चीज और प्रूफ करी कि इलेक्ट्रॉन इज अ वेव। ये कहां से आया, देखो यहां से मैं लिख सकता हूँ 2 पाई r इक्वल टू एन एच बाय 2 पाई r इक्वल टू एन एच बाय एम वी। और h बाय एम वी क्या है, लेमडा। ये लेमडा किसका, वेव का। कब घूम कौन रहा है, इलेक्ट्रॉन, लेमडा ऑफ इलेक्ट्रॉन। उन्होंने कहा न्यूक्लियस के अराउंड दिस प्रूव्स दैट इलेक्ट्रॉन इज अ वेव। ये सपोज हमारे पास ऑर्बिटल है, इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव नेचर शो करेगा कुछ इस तरीके से, मान लो गलत थोड़ा सा हो सकता है डायग्राम ऊपर नीचे। ठीक, और इसमें आप बना सकते हो हाँ ठीक है चलो, ये वेव बन गई। ये बोर मॉडल ने एक्सप्लेन किया। बोर मॉडल ने कहा, बोर ने बोला
कि भाई देखो, हम ये कह सकते हैं mvr इक्वल टू एन एच बाई टू पाई, इसको रिड्यूस करें या इसको हम फर्दर एक स्टेप आगे लेके जाएं तो टू पाई आर इक्वल टू एन एच बाई एम वी इज लेमडा, लेमडा एच बाई पी इज लेमडा, राइट? तो एन लेमडा, अब एन की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो उन्होंने कहा कि काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, हमारा वेव नेचर शो कर रहा है। कैसी वेव बना रहा है? स्टैंडिंग वेव बना रहा है। एन लेमडा टू पाई आर मतलब पूरा एक सर्किल हो गया इन अ क्लोज लूप, क्या बना रहा है? एक स्टैंडिंग वेव बना रहा है। दिस रिप्रेजेंटेड वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है? तो बोर मॉडल ने भी एक तरीके से वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सप्लेन किया या फिर एक रिप्रेजेंट किया, ठीक? फिर हमने, खैर इसकी कोई खास हमें जरूरत होती नहीं है ना? फिर उन्होंने रेडियस की बात करी, तो रेडियस का हमारे पास फॉर्मूला निकल कर आया r इक्वल टू 0.529 n स्क्वायर बाय z एंगस्ट्रॉम में। n इज द ऑर्बिटल नंबर, z इज द एटॉमिक नंबर। वेलोसिटी का फॉर्मूला निकल कर आया हमारे पास 2.18 10 की पावर 6 z बाय n मीटर पर सेकेंड। टोटल एनर्जी निकल कर आई -13.6 z स्क्वायर बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये निकल कर आया कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बाय 2। यहां तक हमने देख लिया था कल, करेक्ट? ये फॉर्मूले याद होने चाहिए बहुत अच्छी तरीके से। मुझे नहीं आइडिया है कि तुमने केमिस्ट्री में किस पॉइंट पर क्या चीज पढ़ी है, तो कोई चीज पढ़ी है बहुत अच्छी बात है, बताते रहना मेरे को बीच बीच में, और जो नहीं पढ़ी है वही बताते रहना कि ये चीज नहीं पढ़ी है, तो मैं उस पर फोकस ज्यादा दे दूंगा थोड़ा सा, जितना मुझे आता है। बट ये फॉर्मूले आपको तीनों याद होने चाहिए, रेडियस, वेलोसिटी ऑफ टोटल एनर्जी के, इसमें कोई भी बदलाव नहीं होने वाला है। और इनको आप मान के चलो कि अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं। क्या डायरेक्टली बनेंगे? नहीं। किस पे बनेंगे फिर? इस पे बनेंगे। देखो, हमारे पास जो हाइड्रोजन के लेवल्स हैं, मैं हाइड्रोजन के बनाता हूँ, ठीक है? हाइड्रोजन के एनर्जी लेवल्स बना रखे हैं क्या तुम लोगों ने? हाइड्रोजन के एनर्जी लेवल्स बना रखे हैं भाई? हाँ है ना? बना रखे हैं, ओके। तो तुम लोग मेरे को ये यहाँ पर बता सकते हो कि एनर्जी गैप क्या क्या है। इससे अच्छी लाइंस मैंने कभी नहीं खींची। चलो हाइड्रोजन के लिए बना रहे हैं n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 5 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक? शुरू करते हैं एनर्जी गैप्स लिखने। यहाँ पर पहले, सबसे पहले माइनस का 13.6, माइनस का 3.4, माइनस का 1.51, माइनस का 0.85, और ये अगर H लाइक हो जाता तो यहाँ पर क्या होता? Z स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाता, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्या है? टोटल एनर्जी, राइट? एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ऊपर चलता जाएगा। तुम टी एन इक्वल टू इन्फिनिट पर कितना हो जाएगा? 0। टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0, राइट? ऑल राइट। ये वाला गैप कितना? गैप भी आपको याद होने चाहिए, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर हाइड्रोजन, 10.2 Z स्क्वायर फॉर एनी अदर। ये वाला गैप कितना? 1.89, 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट करीब आता है ना? फिर ये वाला गैप कितना? 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वाला गैप आपका है 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड फर्दर आप कैलकुलेट करना चाहो कर सकते हो, ये वैल्यूज याद होनी जरूरी है।
पता है सबको? क्यों अभिनव? बोल बालिके, सॉरी बालक। अभिनव, क्या हो गया इसको? हृदय, सो रहे हो क्या बच्चे? सर जिंदगी में सर वो पीछे शोर बहुत था सर उस टाइम पे। ओके, ये याद है ना ये वैल्यूज? ये सारी याद थी, मतलब ये सारी इतनी लिखवाई थी। अच्छा, भाई इतने, बाकी तो तुम निकाल तो सकते ही हो। यस काइनेटिक सर। एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बना दो, बता दो कितनी कितनी होंगी। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी प्लस का 13.6 जेड स्क्वायर, प्लस का 3.4 जेड स्क्वायर, प्लस का 1.51 जेड स्क्वायर, प्लस का 0.85 जेड स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी माइनस का 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस का 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस का 3.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस का 1.7 जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। करेक्ट। अब ये भी नहीं पूछते। देखो, अगर कोई बहुत आसान क्वेश्चन बनाना होगा तो पोटेंशियल एनर्जी पूछ लेंगे। टोटल एनर्जी सबको याद होती है, ठीक है। मिस्टेक करवानी है और आसान बनाना है, क्या कहेंगे कि n=3 की पोटेंशियल एनर्जी बता दो। तुम बता सकते हो, तुम्हें आइडिया है कि आंसर जो आना टोटल एनर्जी का है उसका डबल कर देंगे, है ना। लेकिन ये नहीं पूछते। पूछेंगे क्या? ये पूछेंगे कि भाई अगर 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 मैंने पोटेंशियल एनर्जी लेट से यहां की 0 कर दी, अब ये चार्ट बना दो। चार्ट में कहीं भी कुछ भी पूछ सकते हैं अभी। एक मिनट, पहले तो मुझे ये बताओ, क्या मैं पोटेंशियल एनर्जी कहीं की भी 0 मान सकता हूं क्या? पोटेंशियल एनर्जी कहीं की भी 0 मानी जा सकती है। अब पोटेंशियल एनर्जी 0 होने का मतलब है, क्या पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस चेंज हो जाएगा? अगर पोटेंशियल एनर्जी कहीं मैंने 0 मानी, क्या पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस चेंज होगा? नहीं, वो सेम रहेगा। कर चुके ऐसे क्वेश्चंस क्या? ये वाला क्वेश्चन किया हुआ है क्या? नहीं, कैम में नहीं किया, ठीक है। बताओ फिर सारे एनर्जी लेवल्स। एनर्जी लेवल्स निकाल देते हैं सारे, मतलब टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हर इन्हीं 4 लेवल्स की बता देते हैं। और कुछ भी पूछ सकते हैं, एंड दैट विल बिकम अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। मैथमेटिक्स आ गई इसके अंदर, और कुछ नहीं है। ये 0, काइनेटिक एनर्जी लिख दें। काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? वो तो सेम ही रहेगी, काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रही। 0.85 जेड स्क्वायर, 1.51 जेड स्क्वायर, 3.4 जेड स्क्वायर, 13.6 जेड स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी आपकी जहां पर 3.02 थी, उसको आपने बढ़ा दी 3.02 से, तो हर जगह 3.202 से बढ़ जाएगी। ऐड करेंगे तो 24.18 माइनस का कैलकुलेशन बताते रहना भाई, है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पर भी आपने 3.02 बढ़ा दिया, 3.02 ऐड किया तो आपके पास आ गया 3.78 माइनस का जेड स्क्वायर। और यहाँ पर भी
02 ऐड कर दिया तो 2.32 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सही है गलत है कुछ बताओ? प्लस का होगा ये। तो टोटल एनर्जी 24.18 में से 13.6 किया, तो टोटल एनर्जी में भी आपका ऐड ही हो रहा है एक तरीके से 3.02। ठीक है, 3.02 ऐड हो जाएगा तो 10.58 माइनस का, यहाँ पर आ जाएगा 3.02 तो 0.38 माइनस का 1.51 माइनस का और 3.02 ऐड किया तो 2.15 नहीं माइनस का 0.85 है ना, 3 ऐड किया 2.15 2.17 प्लस का। कैलकुलेशन देख लो एक बार, कॉन्सेप्ट तुम्हें पता है। सर हाँ बोल बेटा। n इक्वल टू 3 जहाँ पे हमने पोटेंशियल एनर्जी 0 ली है, वहाँ पर काइनेटिक और टोटल भी 0 नहीं होनी चाहिए? नहीं, फिर इलेक्ट्रॉन घूमना थोड़ी बंद कर देगा। फिर जो हमने ऊपर चीज लिखी है कि टोटल एनर्जी इज माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का हाफ। वो तब है वैलिड जब आपने पोटेंशियल एनर्जी 0 मानी है, कहाँ पर? इनफाइनाइट पर। ओके सर। वो तभी वैलिड है जब आपने काइनेटिक और सॉरी पोटेंशियल एनर्जी 0 मानी है इनफाइनाइट पे, उसके बाद वो वैलिड नहीं है। अदरवाइज तुम्हारा आर चेंज हो जाएगा ना। तुमने जब 0 सुनो पोटेंशियल एनर्जी निकालते हुए क्या बोला था? पोटेंशियल एनर्जी के जेड ई के Q1 Q2 बाय आर, और ये आर आपने लिया था। ठीक है, इसमें आपने यू एट इंफिनिटी ये 0 किया था, आपने इसको रेफरेंस माना था ना। अब वो रेफरेंस आपको बदल गया, अब यू एट इंफिनिटी कुछ ना कुछ है, तो आपका ये वाला फॉर्मूला, केवल इतना फॉर्मूला वैलिड नहीं रहेगा। ठीक है बच्चे? प्रतिका करेक्ट, ओके। चलो, तो इस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब इसमें तुमसे कुछ भी पूछ लेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगेगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन लगेगी, और तुम और डायरेक्टली पूछे जरूरी नहीं है, इट कैन बी इन्वॉल्व इन अ बिगर सेट ऑफ क्वेश्चन। ठीक, चलो इसके बाद मेरे को जरा थोड़ा सा ये बताओ, नोट हो गया होगा सबका आई गेस, कोई बड़ी बात नहीं है। एक्सक्यूज मी सर। बोल। सर ये अट्रैक्शन जैसे हमने 0 मान ली, ये मतलब हाइपोथेटिकली है ना, वैसे तो गलत है ना? 0 मानना मतलब थर्ड पे। जी सर। क्यों? मतलब के जेड ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर को मैं बाय आर को मैं 0 कैसे कर सकता हूँ? क्यों नहीं कर सकता? ये बता, अभी तू कहीं बैठा हुआ है, तेरी पोटेंशियल एनर्जी क्या है? वही किसके रिस्पेक्ट में क्वेश्चन आएगा? एग्जैक्टली मैं 0 बोल सकता हूँ, ठीक है जी सर। तो 500 भी बोल सकता हूँ, मैं 1000 भी बोल सकता हूँ। तो किसी की पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट ऑफ एनीथिंग कैन बी assumed to be anything, but relative potential energy or the potential energy difference, that will always remain constant. It doesn't depend on frame of reference. यस सर। जी सर। चलो नेक्स्ट आगे बढ़े। कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, मुझे नहीं पता तुम्हें पता है नहीं पता तो बता देना मेरे को। लेट्स जैसे कि कैप दे देते हैं इसमें, ये आपकी ग्राउंड स्टेट n equal to 1, n equal to 2, 3, 4, 5, ये सब क्या है आपकी एक्साइटेड स्टेट्स। n equal to 2 is फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, पता है सब।
फिर अगर आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और इसको आपने बाहर फेंक दिया तो उतनी कितनी एनर्जी देनी पड़ी, दैट एनर्जी इज नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है फिर? आयनाइजेशन पोटेंशियल इज आयनाइजेशन एनर्जी बाय ई। ठीक है, डिवाइड कर दो ई से, कि कितने पोटेंशियल से एक्साइट किया जाए कि वो आयनाइजेशन एनर्जी मिल जाए, कितने पोटेंशियल से एक्सेलेरेट किया जाए कि आयनाइजेशन एनर्जी मिल जाए। फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। पता है ये सब चीजें। एक्साइटेशन पोटेंशियल पे पता हो जाएगा, एक्साइटेशन एनर्जीज मिल जाए तो इतना पोटेंशियल देना पड़ेगा, ये सब पता है चीजें। अरे बता दो अगर किसी को नहीं पता है तो। कार्तिकेय क्या हुआ बच्चे, शांत बैठा है बहुत। मयंक पता है ये सब या लिखोगे एक एक लाइन? पता है, बस फिर बना लो फिर से एक बार, चाहे तो रिवीजन के लिए लिख लो, कोई बात नहीं है। ये ऐसा करो, एक छोटा सवाल कर लो। लेट्स से आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ H लाइक एटम मैंने आपको दे रखी है x, ठीक है, जूल। फाइंड फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी और क्या पता लगाओगे? टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन in n equal to 1, 2 and 3 करो। डन। यहां से बाहर फेंकने के लिए एनर्जी चाहिए कितनी? x। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है भाई? हमारे पास टोटल एनर्जी कितनी है? माइनस का 13.6 n स्क्वायर बाय z। ठीक है, ये टोटल एनर्जी है। n की वैल्यू 1 और n की वैल्यू 2 और डिफरेंस कितना आ जाएगा हमारे पास? 3/4 टाइम्स। तो ये वाला आपके पास आ गया एनर्जी 3x/4। यहाँ की एनर्जी कितनी थी? माइनस का x, तो यहाँ की एनर्जी हो गई माइनस का x/4, माइनस का x/9, माइनस का x/16, यही होगा। सॉरी, z²/n², गलत कर रहा हूँ मैं, z²/n², करेक्ट। रेडियस का फॉर्मूला लिख दिया था मैंने वहाँ पे।
माइनस का x माइनस x बाय 4 x बाय 9 x बाय 16 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी हो गई आपकी 3x बाय 4, पहले पार्ट का आंसर, माइनस x ये सेकंड पार्ट के हो गए आंसर्स, खत्म। ठीक है, सही है भाई, ये तो आसान आसान चीजें हैं, कर सकते हो ये सब। और चलो एक और बताओ, इस वैरायटी के भी शायद किए हो तुमने क्वेश्चंस, कि लेट्स से आपके पास एक हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, इट्स एन थर्ड एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, मुझे ये बताओ कि दिस कम्स बैक टू n इक्वल टू 1 ग्राउंड स्टेट। तो 4 पार्ट है, मैक्सिमम पॉसिबल टाइप ऑफ एमिटेड फोटॉन्स कितने हो सकते हैं। सेकंड, मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ एमिटेड फोटोन कितने हो सकते हैं। मिनिमम पॉसिबल टाइप ऑफ फोटोन कितने हो सकते हैं। और मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने हो सकते हैं, बताओ। करा हुआ ये वाला भी क्वेश्चन, तो करो 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 करो। इसकी मार्किंग स्कीम है +1 -10। गलत करना पाप है, मतलब इसको लक्ष्य के -7 आ गई हैं। टाइप ऑफ फोटोन मतलब डिफरेंट वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी के फोटॉन्स। डन। अरे भाई साहब, सिखाना पड़ेगा, ये तो मुझे लग रहा है। वन टू थ्री फोर, थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब n इक्वल टू 4, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट 2, सेकंड थर्ड 3 और थर्ड 4। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन आपका पहुंचा हुआ है यहाँ पर, ये कैसे 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 आ सकता है। पॉसिबल टाइप्स ऑफ फोटॉन कितने हो सकते हैं, ये हो गया कि ऐसे आ जाए, ऐसे आ जाए, ऐसे आ जाए। n इक्वल टू 4 से वो ब्रेक करता करता है, जर्नी उसकी n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 2 और n इक्वल टू 1 से होती हुई है। तो जब n इक्वल टू 3 पे पहुंचेगा तो एक फोटोन एमिट, 2 पे पहुंचेगा एक और फोटोन एमिट, फिर 1 पे पहुंचेगा एक और फोटोन एमिट। कितने फोटोन एमिट कर सकता है मैक्सिमम, 3। 3 टाइप के, 3 डिफरेंट एनर्जीज के, कितने
फोटॉन्स, 3 फोटॉन्स। मिनिमम कितने कर सकता है? डायरेक्ट आ जाए। एक टाइप का 1 फोटॉन। हाँ या ना? भाई एक ही तो हाइड्रोजन एटम है आपके पास, या तो वो ब्रेक जर्नी करते हुए आ जाए या फिर वो डायरेक्ट आ जाए। सर सेकंड पार्ट में ऐसा भी तो हो सकता है कि 4 से सीधा 1, 3 से सीधा 1। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं या कितने एटम्स हैं? एक ही बोला है। हाँ, तो एक में या तो ये हो सकता है कि ये और ये हो जाए, यस ये सर। और ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए। इनमें से कोई एक केस, या तो ये उठा ले या ये उठा ले या ये उठा ले या ये उठा ले। अच्छा ठीक है, इन दोनों को एक नहीं ले वाला सकते। ठीक है जी सर जी, ठीक है। ठीक है, चलो रिपीट द क्वेश्चन। अब 2 हाइड्रोजन एटम है। रिपीट द क्वेश्चन फॉर 2 हाइड्रोजन एटम। सेम क्वेश्चन। गुड सिमरन, करेक्ट है। नहीं, गलत हो गया सिमरन। ऋतिका -7, सिमरन -7। और -7 भी नहीं, बल्कि ज्यादा। तुम्हारे तो और नेगेटिव पहुंचेंगे बेटा। हाँ नहीं, -7 ही है, ठीक है, -7 है। हृदय भयंकर गलत है बेटा, -40। नहीं, हाँ -40। सेम क्वेश्चन फॉर 2 हाइड्रोजन एटम्स। अब 2 हाइड्रोजन एटम है थर्ड एक्साइड स्टेट में। किसी का भी सही नहीं आ रहा। देखो, मैं बताता हूँ। मैक्सिमम पॉसिबल टाइप, ज्यादा से ज्यादा टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या निकल सकती हैं? 1, 2, 3, या फिर ऐसा हो जाए। अभी कितनी निकली? अरे यार, ये तो एक और एक्स्ट्रा है, बस 4 हो गई। अच्छा चलो देखते हैं, क्या पता कोई वेरिएशन ऐसा मिले जहां पर हमारे पास 2 नई फ्रीक्वेंसी आ जाती हैं। लेट्स सी, क्या पता मिल जाए। एक वेरिएशन ये मिलेगा। ये तो कुछ भी नहीं मिला हमें, ये तो पुराने वाला ही हो गया। तो फिर ऐसा कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं भाई? इनके अलावा कुछ मिल सकता है? नहीं। तो 3 तो हमारे पास n = 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1। अब या तो आप ये वाला उठा लो, बस दूसरा फोटोन या तो ऐसे आ जाए या फिर ऐसे आ जाए या ऐसे आ जाए। इन तीनों में आपको एक वैरायटी एक्स्ट्रा मिल रही है बस। हाँ या ना? 3 वैरायटीज पहले से अवेलेबल हैं आपके पास, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1। अब एक वैरायटी एक्स्ट्रा मिल सकती है, या तो 4 से 1 वाली मिल जाएगी एक्स्ट्रा, या 4 से 2 वाली एक्स्ट्रा मिल जाएगी, या 3 से 1 वाली एक्स्ट्रा मिल जाएगी। बाकी सारी वैरायटी, बाकी और कोई वैरायटी आपको अवेलेबल एक हाइड्रोजन एटम में नहीं मिलेगी। एक हाइड्रोजन एटम बचा ना, एक तो ये वाला आ गया। अब सेकंड वाला या तो ये होगा या ये होगा या ये होगा। वैरायटी आपको चाहिए, वैरायटी आप सेम वैरायटी दोबारा नहीं ले सकते, ले सकते हो बेटा, लेकिन सेम वैरायटी में पॉसिबल टाइप टाइप तो रिपीट थोड़ी होगा। नंबर ऑफ फोटॉन्स का फर्क पड़ा ना, कि आपके पास नंबर ऑफ एटम्स है ना, 2 एटम है, तो पहला एटम तो आपका ऐसे आ गया, ये।
ठीक है, पहला एटम तो आपका आ गया इस तरीके से। अब दूसरा एटम या तो आपका ये आ जाए, इस तरीके से आ जाए, या इस तरीके से आ जाए, तभी आपके मैक्सिमाइज हो सकते हैं क्या नंबर ऑफ पॉसिबल टाइप्स। कितने नंबर ऑफ पॉसिबल टाइप्स कितने हो जाएंगे मैक्सिमाइज? 4। नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने हो जाएंगे? मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने हो सकते हैं? 6। भाई दोनों दोनों जो हैं इलेक्ट्रॉन्स वो पहले वाले पाथ से ही आ जाएं, तब 6 हो जाएंगे एमिटेड फोटॉन्स मैक्सिमम। मिनिमम पॉसिबल टाइप कितने हो सकते हैं? 1, डायरेक्ट आ जाए, दोनों के दोनों डायरेक्ट आ जाएं। और मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ एमिटेड फोटॉन्स कितने हो सकते हैं? 2, क्योंकि 2 एटम है। तो किसी का भी पूरा सही नहीं था। क्या क्वेश्चन चमका? अरे बाकी भी बोल दो, अभिनव, कार्तिकेय, मयंक। मयंक तो सो रहा है आज। सो रहा है ना तू? वाई बोल रहा है, यस बोल रहा है मयंक? चमक गया। अच्छा चमक गया तो टैलेंट दिखाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 हाइड्रोजन एटम। सेम क्वेश्चन, 3 हाइड्रोजन। मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटॉन्स, ये दोनों के दोनों एटम्स पहले पाथ से आ जाएं, तो 3 और 3 6। अब 3 हाइड्रोजन एटम है, 3 हाइड्रोजन एटम के लिए सॉल्व करो। ओके वृतिका करेक्ट, सिमरन करेक्ट, सबका आंसर सही आ जाना चाहिए इस बार। करेक्ट मयंक। मैक्सिमम पॉसिबल टाइप्स क्या हो सकते हैं? लक्ष्य का गलत हो गया भाई, हृदय का गलत हो गया, कार्तिक करेक्ट है। देखो मैक्सिमम पॉसिबल टाइप पहला तो ऐसे आ जाए, अब बचे 2 एटम्स। अब आप किसी भी पाथ से लेकर आ जाओ, चाहे इस वाले से लेकर आ जाओ, चाहे इससे लेकर आ जाओ, चाहे इससे लेकर आ जाओ, तीनों में आपको एक एक वैरायटी एक्स्ट्रा मिल रही है बस। और आपको इनमें से कोई भी 2 चूज कर लो। लेट्स से ये दोनों चूज कर लिए, कितनी वैरायटी मिल गई आपको टोटल? 5। मैक्सिमम नंबर कितने हो सकते हैं? सारे के सारे पहले से आ जाएं, 9। मिनिमम पॉसिबल 1, कितने? मिनिमम पॉसिबल नंबर 3। कार्तिक एक अपोजिट हो गया बेटा तेरा, राइट? तो 5913। बोल बोल लक्ष्य बोल। नहीं, गलत सोच रहा था। एक और आखिरी मौका टैलेंट दिखाने का, 4 हाइड्रोजन एटम। करेक्ट है, करेक्ट है। कृतिका, सिमरन, मयंक करेक्ट, कार्तिकेय करेक्ट। अब सबका आ गया होगा 6 12 1 4, राइट? अच्छा चलो एक और कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, जस्ट फॉर द कॉन्फिडेंस, 1000 हाइड्रोजन एटम्स। 1000 1000 हाइड्रोजन एटम्स। सिमरन गलत,
रितिका करेक्ट, अब सिमरन करेक्ट। पहले भावनाओं में बह गई थी बेचारी। हृदय गलत, लक्ष्य करेक्ट, भाई मैक्सिमम वैरायटी कितनी हो सकती है? 6, इससे ज्यादा वैरायटी हो ही नहीं सकती। अरे वैरायटी कहाँ से लेके आ रहा है कार्तिक के बेटा? 1003 कहाँ से आ गई वैरायटी? वैरायटी तो 6 ही हो सकती है। 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, 4 से 2, 3 से 1 और 3 से 1, बस 6 वैरायटी हो सकती है। कितनी वैरायटी हो सकती है? 4 से 2 तो हो सकती है, हाँ है ना? 4 में से कोई भी 2 चूज कर लो। सही बात है। नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने हो सकते हैं मैक्सिमम? 3000। सबके सब पहले पाथ से आ जाएं। मिनिमम पॉसिबल टाइप 1, सबके सब डायरेक्ट जंप कर जाएं। मिनिमम पॉसिबल 3000, क्योंकि 1000 एटम्स हैं, 1000 में एक्साइटेड है, ऐसे आ जाए। क्या अब गलती करोगे ऐसे क्वेश्चन में? अब तो गलती नहीं करोगे ना? मैक्सिमम पॉसिबल टाइप ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी हो सकती हैं? या अगर हमारे पास एक लार्ज सैंपल है, एक लार्ज एनफ सैंपल है, तो आपके पास NC2 will be the type of photons that you can get in a large sample. एक दो हाइड्रोजन एटम है तो बात अलग होती है भाई, ठीक है? क्लियर है? चलो, ये बात भी सही है ना NC2। अब बात करें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में और थोड़ी सी, कि हाइड्रोजन में एक्साइट करा, एक्साइट करने के बाद जो फ्रीक्वेंसीज निकल सकती हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं? तुमने पढ़ा होगा लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, पी फंड, पढ़ा है? पढ़ा है, चलो बढ़िया, शानदार, बस ये चाहिए था। n इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5। अगर 1 में आ रही हैं लाइंस डायरेक्ट, तो इसको क्या बोलते हैं हम? लाइमन। 2 में आ रही हैं बाल्मर, 3 में पास्चन, 4 में ब्रैकेट, 5 में पी फंड, और आगे भी हैं, हमें कोई मतलब, हमें तो ज्यादा से ज्यादा देखो इन 3 से मतलब है, लाइमर, बाल्मर और पास्चन से। क्यों 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 क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो फ्रीक्वेंसीज निकलती हैं वही थोड़ा सा काम का है, उसके बाद तो ट्रेंड सेट हो जाता है। क्या मतलब? देखो, लाइमन की बात करें, लाइमन में क्या होता है, n से 1 में आ रही है लाइट रे, ठीक है? तो कितनी एनर्जी का फोटोन निकलेगा वो हमें पता है। अगर 2 से 1 में आ रही है तो मिनिमम एनर्जी, मैक्सिमम लैम्डा, और इनफाइनाइट से 1 में आ रही है तो मैक्सिमम एनर्जी, मिनिमम लैम्डा। इसका एनर्जी डिफरेंस कितना है 2 से 1 में? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लैम्डा मिनिमम कितना एमिट होगा? 12400 डिवाइड बाय 10.2,
एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा। कितना आ रहा है ये लगभग? ये आ जाएगा आपका कैलकुलेट करके देखा है अराउंड 1240। एनर्जी, हाँ मैक्स होगा, सॉरी करेक्ट, मैक्स लैम्डा हो गया आपका 1240 के आसपास। सिमिलरली इनफाइनाइट 7 में डेल्टा ई की वैल्यू 13.6, तो लैम्डा मिनिमम 12,400 बाय 13.6 एंगस्ट्रॉम, ये आ जाता है आपका 927 एंगस्ट्रॉम। ठीक, ये जो वेवलेंथ की रेंज है किस में लाई करती है? यहां से हमें लैम्डा इंक्रीज वायलेट का 3600, 3700, 3800 जो भी है उससे पहले यूवी। तो लाइमन से जो लाइट रे निकलती हैं वो किस रीजन में लाई करती हैं? सारी की सारी अल्ट्रावायलेट में, करेक्ट। बाल्मर की, बाल्मर मीन्स एन से 2 में, एन से 2 में, तो इसके लिए ई मैक्स 3 से 2, लैम्डा मिनिमम 12,400, 3 से 2 का डिफरेंस, 3 और 2 का डिफरेंस 3.4 था शायद। कितना डिफरेंस है 3 और 2 का? 1.89। ये कितना निकल के आ गया आपका? ये आ जाएगा लगभग 3500 के आसपास। रुको दोबारा कैलकुलेट करते हैं इसको। 375 डिवाइड बाय 1.89, नहीं सॉरी, हाँ ये ई मिनिमम है तो लैम्डा मैक्सिमम है, और ये आ रहा है आपका निकलकर 6547 एंगस्ट्रॉम, और ई मैक्सिमम होगा इनफिनिट से 2, लैम्डा मिनिमम होगा 12,400 बाय 3.4 माइनस करो 13.6 में से 3.4 तो 3.4 ये आ रहा है आपका अप्रोक्सीमेटली 3639 एंगस्ट्रॉम। यह आपका लाई कर रहा है किसमें? विजिबल रेंज में। इसके ऊपर जाओगे, बाल्मर के ऊपर जाओगे, कहां लाई करना शुरू कर जाएगा वो फिर? पाश्चन आई थिंक बोथ विजिबल एंड IR, राइट? पाश्चन का बोथ विजिबल एंड IR होता है, केवल IR आता है क्या? लेट्स सी, देख ही लेते हैं। N से 3 ए मिनिमम हो जाएगा हमारे पास जब ये 4 से 3 में आएगा। 4 और 3 का डिफरेंस कितना होगा हमारा? 4 और 3 का डिफरेंस हो जाएगा 1.51 माइनस 0.85, 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ई मैक्सिमम हो जाएगा इनफिनिट से 3 तो 1.51। ई मैक्सिमम मतलब लैम्डा मिनिमम 12,400 बाय 1.51, हाँ ये आ रहा है आपका 8,250 एंगस्ट्रॉम, और लैम्डा मैक्सिमम आ रहा है 12,400 डिवाइड बाय 0.66, 18,750 एंगस्ट्रॉम, that is only infrared, correct।
मेरे को भी वैल्यूज ये याद नहीं है, मैंने कैलकुलेटर खोल के बैठा हूँ, कैलकुलेटर से मैंने ये कैलकुलेट की हैं। दो, अगर तुम्हें ये बस इतना याद रह जाए, विजिबल, इंफ्रारेड एंड यूवी, दैट इज एनफ. If someone asks you the range, you should be able to calculate. ठीक. अच्छा, किसी भी एक्साइटेड स्टेट में एटम रहता कितनी देर है? किसी भी एक्साइटेड स्टेट में एटम कितनी देर रहता है? 10⁻⁸ सेकेंड्स. रहने को थोड़ा ज्यादा भी रह सकता है, बट जनरली इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁸ सेकेंड्स, नैनो सेकेंड्स, माइक्रो सेकेंड्स के बीच में. ठीक है. एक्चुअल में अब ये थोड़ी सी जानकारी मैं तुम्हें दे रहा हूँ जो सिलेबस में नहीं है, है ना. लेजर्स होती हैं, हाई बीम, है ना, कंसंट्रेटेड हाई बीम लेजर. लेजर में एक्चुअली इसी चीज का यूज होता है. कैसे? कई सारे टाइप की लेजर होती है, मतलब आपके पास बहुत सारी लेजर्स होती हैं. ठीक है. और ये जो हमने ऑर्बिटल्स बनाई हैं ऐसे, इनफैक्ट ऐसे नहीं होती, ये होती हैं आपकी ऐसे. ये आपकी मेन वैली, ये साइड वैलीज, ये सैटेलाइट्स. ठीक है. और एटम, आप इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से यहाँ जंप कर सकता है. ठीक. या फिर ये यहाँ से ग्राउंड स्टेट में जंप कर सकता है. ये आपका होता है वैलेंस बैंड, ये होता है कंडक्शन बैंड. नहीं, ये सैटेलाइट वैली है बेटा, मतलब एटम वाली नहीं बना रहे हो? नहीं, ये एटम नहीं बना रहा मैं. अच्छा, मैं सोचूं तो कंसेंट्रिक होता है. ये एनर्जी लेवल्स है. जी सर. एनर्जी लेवल्स में भी क्या होता है कि कंडक्शन बैंड होता है, वैलेंस बैंड होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं एंड डिफरेंट लेवल्स होते हैं. तो आप डिफरेंट टाइप्स की लेजर यूज करते हो, जैसे हीलियम नियॉन लेजर हो गई. हीलियम नियॉन लेजर में भी आप क्या करते हो, एक्साइट करते हो, इसके कुछ परसेंटेजेस डिफरेंट रहते हैं, और आप चाहते हो कि अब इनके एनर्जी लेवल्स ऐसे हो जाते हैं कि n=4 से n=2 वाला जो ट्रांजिशन है वो ज्यादा स्टेबल है, दूसरे वाला उसको स्टिमुलेट करता है, दूसरे वाला उसको सपोर्ट करता है, एक एटम उसको सपोर्ट करता है और एक एटम में ट्रांजिशन हो रहा होता है. तो इसके करस्पॉन्डिंग जो लाइट निकलती है, अच्छा ये स्टेबल होने का क्या मतलब है कि यहाँ पर n=4 से n=2 वाला ट्रांजिशन ज्यादा होगा, और n=4 में जो इलेक्ट्रॉन है वो थोड़ा सा ज्यादा देर तक रहेगा, थोड़ा सा ज्यादा, 10⁻⁷ सेकंड्स के लिए रह जाएगा जैसे. ठीक है. और ऐसा भी हो सकता है कि सैटेलाइट वैली से फिर मेन वैली में आए, ये ज्यादा सपोर्टिव है, या ये यहाँ से यहाँ जंप कर जाए तो एनर्जी डिफरेंट निकलेगी. तो द पॉइंट इज कि हमने जो एनर्जी लेवल्स अभी बनाए हैं, एग्जैक्ट एनर्जी लेवल्स, एग्जैक्ट तो कभी होते ही नहीं. हाइड्रोजन के लिए ठीक है, हाइड्रोजन लाइक के लिए ठीक है, बट इन रियलिटी दीज एनर्जी लेवल्स आर नेवर कॉन्क्रीट. ऐसा नहीं होता है कि ये कॉन्क्रीटली 13.6 है या 14 है या 10 है या 12 है ना. इट्स अ बैंड ऑफ एनर्जी लेवल्स. तुमने शायद केमिस्ट्री में पढ़ा भी हो कि दो एटम्स जब पास आते हैं, एमओटी में पढ़ा होगा कि जो अगर ये डिस्टेंस है, ये एनर्जी लेवल्स हैं, तो जो आपके ऑर्बिटल्स हैं, बॉन्ड्स हैं, क्या होते हैं, वो मिक्स हो जाते हैं. VSEPR थ्योरी है एक, फिर एमओटी है. ये पढ़ा है कि एनर्जी लेवल आपके कई सारे, यहाँ से कई सारे एटम्स के सेम एनर्जी लेवल्स हैं, एनर्जी लेवल साथ में एग्जिस्ट नहीं करते, वो टूट जाते हैं, फिर और फर्दर टूटते हैं, है ना. तो आपके बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, मिक्सिंग हो जाती है ऑर्बिटल्स की, करेक्ट. फिर उसके बाद वो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, है ना, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स. फिर तुमने पढ़ा होगा इसमें एमओटी वगैरह में कि एक में स्टार लगाते हैं, एक में नहीं लगाते हैं. सेम इज विद पाई ऑल्सो, स्टेबिलिटी वगैरह है. अब देखो टर्मिनोलॉजी बेटा मेरे को पता नहीं कितने साल हो गए. ठीक है. द पॉइंट इज आई एम ट्राइंग टू लिंक यू टू दैट पार्ट कि ये सब चीजें देखो कहां पर जाके जुड़ रही हैं. ठीक है. कि हम जो पढ़ रहे हैं केवल हाइड्रोजन के लिए देख रहे हैं. हमने क्या कहा है, केवल एक ऑर्बिटल, सिंपल लाइन बना के हमने खेल खेल लिया, जबकि रियलिटी में
दिस इज ABCD। एक्चुअली ये ABCD है, और आज की डेट में हम पैराग्राफ्स और चैप्टर्स लिख रहे हैं बड़े बड़े। हम नहीं, मतलब मैं और तुम नहीं, जब कॉलेज में जाओगे तब, ठीक है। फिर आप डील कर रहे हो डिफरेंट एनर्जी लेवल से। ये एनर्जी लेवल एक है, सेमीकंडक्टर में भी हम देखेंगे, वो पढ़ाऊंगा तुमको मैं, कि ये एक लेवल नहीं है। एक्चुअली दिस इज अ बैंड ऑफ लेवल्स। जब ऑर्बिटल सेम एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल्स पास पास आएंगे तो सेम एनर्जी नहीं रहेगी, दे विल क्रिएट अ बैंड। यहाँ पर बैंड बन जाएगा, एंड दैट बैंड बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग बैंड, एंटी बॉन्डिंग बैंड बन जाता है आपका क्या, वैलेंस बैंड। और जो बॉन्डिंग बैंड है उसको बोल देते हैं हम कंडक्शन बैंड, ठीक है। और फिर कंडक्शन और वैलेंस बैंड को हम सिंपल ऐसे दिखा देते हैं लाइन से, ये कंडक्शन बैंड, ये वैलेंस बैंड, और बीच का फॉरबिडन एनर्जी गैप। कुछ कुछ भेजे में घुसी ये बात कि भाई कि अभी ये हाइड्रोजन के लिए पढ़कर इस चीज को जब हम और एडवांस तरीके से देखें और एडवांस बड़े एटम्स के लिए देखेंगे तो चीजें बदल जाएंगी। और वो किस तरीके से बदलेंगे उसको एक्सप्लेन करने के लिए केमिस्ट्री का इस्तेमाल लिया गया, ठीक है। जो प्रैक्टिकली हो रहा था उसको देखा गया, और उसको फिर एक्सप्लेन करने के लिए हमने कुछ कुछ मॉडल और थ्योरी दी, दैट इज केमिस्ट्री। फिजिकल फिनोमेना हो रहा था, उसको यूज किया हमने फिर फिजिक्स में, ठीक है। तो फिजिक्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी केमिस्ट्री वालों ने, कोशिश अच्छी थी, ठीक है। तो फॉरबिडन एनर्जी गैप अभी भी जारी है उनकी कोशिश, ठीक। यहाँ पर अब क्या होता है कि लेजर्स के अंदर क्या होता है, लेजर्स में वो n=4 या n= किसी भी जिस ऑर्बिटल में स्टेबलाइज्ड है वहां पर हम कराते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन। अब ये क्या चीज होती है, पॉपुलेशन इन्वर्जन होता है कि भाई हम इतनी एनर्जी देते हैं सेल के थ्रू, बैटरी के थ्रू, कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हायर एक्साइटेड स्टेट में थोड़ी टाइम ज्यादा के लिए रह जाए, ठीक है। और रह जाएंगे तो क्या होगा, रह जाएंगे तो जब वो वापस आएंगे n=2 में तो वो फोटॉन्स निकालेंगे। अब इसको हम क्या करते हैं ना, एक चैम्बर के अंदर फिट कर देते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस होती हैं ये, तो यहाँ से लाइट निकली, ये लाइट घूमती रहती है, घूमती रहती है, घूमती रहती है, और फिर हर कुछ सेकंड बाद या हर कुछ मिली सेकंड, माइक्रो सेकंड बाद हम यहाँ से एक चैम्बर ओपन करते हैं, तो एक कंसंट्रेटेड बीम ऑफ लाइट ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी विल गेट आउट ऑफ इट, एंड दैट बीम विल बी लेजर। ये मैंने तुम्हें एक सेमेस्टर का ज्ञान दिया है 2 मिनट में, ठीक है। तो ऑब्वियसली कुछ समझ नहीं आया होगा, या पता लगाओ हाँ चलो लेजर में कुछ होता है ऐसा काम, काफी है। पढ़ोगे तुम 4th ईयर में अगर फिजिक्स लेते हो तो, ठीक। कुछ कुछ आया समझ में, ऐसा तो नहीं है कि कुछ भी नहीं आया। कुछ भी, ठीक है, सब ब्लैंक है, बढ़िया, शानदार। चलो, एक अब 2 छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं। एक है रिकॉइल कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चंस तुम कर सकते हो। कॉन्सेप्ट क्या है वो समझा देता हूँ, क्वेश्चंस में कोई बड़ी बात है नहीं। जैसे अब हमारे पास ये हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, हाइड्रोजन या H लाइक। अब मैं H लाइक की बात मैंने किसी की भी नहीं करी, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, या आयनाइज्ड, सिंगल आयनाइज्ड, डबल आयनाइज्ड, ट्रिपल आयनाइज्ड, इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि उसमें करना कुछ भी नहीं है, Z² से मल्टीप्लाई करना है या n² से मल्टीप्लाई करना है, रेडियस वगैरह आप सब निकाल सकते हो। अगर मैं ये क्वेश्चन पूछूंगा कि बताओ थर्ड ऑर्बिटल का रेडियस का रेशियो क्या होगा फॉर हाइड्रोजन एंड लिथियम, तो आई थिंक दैट क्वेश्चन यू कैन डू, कर सकते हो ना। n=3 के लिए RHE/RLi क्या होगा, कोई बड़ी बात नहीं है ना इसमें। हाँ, ट्रिपल आयन में 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, हाइड्रोजन लाइक बना दिया ना, हित हाइड्रोजन लाइक बनाने के लिए कर सकता है ना ऐसा क्वेश्चन। भाई n=2 के लिए एनर्जी क्या होगी,
एनर्जी का रेशियो क्या होगा फॉर लिथियम प्लस और बेरिलियम। कोई बड़ी बात नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड है, ठीक है। सिंस दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस जनरली केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज हो जाते हैं, आ जाते हैं, इसलिए ये मैं हैबिचुअल भी नहीं हूँ कराने के लिए, और इसमें कुछ है भी नहीं, आराम से ओरली कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। फॉर्मूला लगाना डायरेक्टली, ये क्वेश्चंस कराने का जो मोटिव होता है वो ये होता है कि आपके फॉर्मूले याद हो जाए, ठीक है। 0.529 एन स्क्वायर बाय जेड, एनर्जी होता है जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, फिर वेलोसिटी का होता है जेड बाय एन, आप कर सकते हो, ठीक। जो चीजें केमिस्ट्री में नहीं आती हैं, जैसे रिकॉइल कॉन्सेप्ट, रिकॉइल में क्या है कि सपोज आपके पास हाइड्रोजन एटम है, आपके पास हाइड्रोजन एटम है, इसमें से ये न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन, अब इलेक्ट्रॉन आपका लेट से जंप करके आया n इक्वल टू 2 से 1 में, तो फोटोन निकालेगा। अब इस फोटोन की कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा। अब हाइड्रोजन पड़ा था बेचारा रेस्ट पर, हाइड्रोजन पड़ा था रेस्ट पर, इलेक्ट्रॉन जंप कर गया n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 1 में, फोटोन निकल गया, उसका तो मोमेंटम है, लेकिन इनिशियल मोमेंटम क्या है सिस्टम का? 0। कोई भी बाहर से फोर्स लगा नहीं, तो फाइनल मोमेंटम भी क्या होना चाहिए? 0। तो अगर फोटोन आगे की तरफ निकला ऐसे, तो हाइड्रोजन को कहां जाना पड़ेगा? पीछे, है ना, फॉर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो बेसिकली जो टोटल एनर्जी थी, सपोज 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स है, वो 10.2 कोई पूरा का पूरा फोटोन लेके जा रहा है? जरूरी क्या है? ही नहीं, फोटोन पूरी एनर्जी लेके नहीं जा रहा, वो एनर्जी और कौन ले रहा है? हाइड्रोजन। क्यों? पीछे जाना है भाई उसको, क्यों? मोमेंटम कंजर्व करना है। क्यों? क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा हॉरिजॉन्टल में। तो 10,000 गुना वहां से क्या ही फर्क पड़ेगा, इसी वजह से तो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं बेटा। वो बहुत छोटी सी एनर्जी होगी, माना, बट होगी, बट होगी, है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर आपके पास जनरल क्वेश्चन आ रहा है तो आप ये कॉन्सेप्ट लगा रहे हो, ना 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 ना, बट अगर स्पेसिफिकली पूछ रहा है कि रिकॉइल कॉन्सेप्ट में क्या होगा, या फिर हाइड्रोजन की स्पीड क्या होगी, तो आपको करना आना चाहिए। तो देखो, कर ले बेटा, वो कॉन्सेप्ट में न्यूमेरिकल आ जाएगा। देखो, जो आपका फोटोन एमिट हुआ, पहले तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि भाई हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस है, या फिर हाइड्रोजन एटम जो है, वो भी पीछे जाएगा। यहां से जो फोटोन एमिट हुआ, उसका मोमेंटम हो जाएगा P इज इक्वल टू ई बाई सी, करेक्ट, P इज इक्वल टू ई बाई सी। तो हाइड्रोजन का भी पीछे मोमेंटम कितना होना चाहिए? ई बाई सी, है ना। भाई देखो, पहले तो इस चीज की इंपॉर्टेंस समझो तुम, क्या हो रहा है कि जो एनर्जी रिलीज अभी तक हमने पढ़ी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एन इक्वल टू 2 से 1 में, वो पूरी की पूरी फोटोन लेके भाग गया था, उसी की वजह से हमने लैम्डा निकाला, सब कुछ किया, लेकिन वो 10.2 नहीं लेके भागा, वो 10.119 लेके भागा था। क्या सर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, उसमें भी आप 0.001 की खेल रहे हो। रिक्वायल पूछा है तो करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो हाइड्रोजन का मोमेंटम कितना? ई बाई सी, इसकी वेलोसिटी मान लो पीछे की तरफ v, ठीक। तो मास ऑफ हाइड्रोजन इनटू वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन, दैट शुड बी इक्वल टू ई बाई सी, करेक्ट। अब मान लेते हैं 2 से 1, लेट्स से अज्यूम, लेट्स से 2 से 1 वाला ट्रांजिशन के लिए बात कर लेते हैं। तो MHVH will be equal to 10.2 by C,
तो वेलोसिटी कितनी हो गई 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज 1.6 10 की पावर -19 divided by 3 into 10 की पावर 8. Mass of hydrogen is लगभग mass of proton 1.69 into 10 की पावर -27 kg. सॉल्व करें 8 19 ऊपर गया, ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, 1.6 से लगभग 1.6 कैंसिल हो गया, 3 और 10.2 लगभग ये आ जाएगा 3.4 मीटर पर सेकेंड। मतलब हाइड्रोजन भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल रुका हुआ ही है, इट इज ऑल्सो गोइंग टू मूव, इट इज ऑल्सो गोइंग टू मूव। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इसकी बहुत कम है, बहुत कम। सारी की सारी एनर्जी कौन लेके जा रहा है? फोटोन ही लेके जा रहा है ऑलमोस्ट, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी इसकी, देखो हाफ v स्क्वायर, हाफ मास ऑफ हाइड्रोजन फिर से 1.7 कह लो, 10 की पावर -27 इंटू 10 कितनी आ गई, 1.7 का स्क्वायर 2.893 कर लो, 3/2 1.5 इंटू 10 की पावर -26, है ना? तो 10 की पावर -26 वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसा नहीं है कि बहुत छोटा है, 10 की पावर -19 जूल्स ही है वो भी, तो 19 के सामने 26 तो बहुत ही कम हो गया, है ना? सही कर रहा हूँ यार? शांत हो जाते हो, मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आता कि पता नहीं समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, बोलते रहा करो, बताते रहा करो। हाँ स्पीड अच्छी खासी आ गई बेटा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी, तभी मैंने काइनेटिक एनर्जी निकाली, क्योंकि स्पीड देख के धोखा हो जाता है सिमरन। काइनेटिक एनर्जी के बारे में स्पीड देख के धोखा हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी देखो कुछ भी नहीं है ना? काइनेटिक एनर्जी कौन लेके जा रहा है? फोटोन। फोटोन की स्पीड देखना कितनी है बेटा, फोटोन की स्पीड कितनी है? 3,000,000,000 मीटर पर सेकेंड। अब उसके सामने ये क्या है? कुछ भी नहीं है, करेक्ट। अगर कोई तुमसे रेशो पूछे, परसेंटेज पूछे, वो सब भी तुम निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। बेसिकली आपको ये पता है कि ये 2 से 1 की बात कर लेते हैं, है ना? पूछा तो कुछ भी जा सकता है, तो निकाल सकते हो। तो टोटल एनर्जी h न्यू प्लस हाफ mv स्क्वायर है काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, दैट शुड बी इक्वल टू 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 10.2 12.1 जो भी डिफरेंस है ना? काइनेटिक एनर्जी ये हाफ mv स्क्वायर मास ऑफ हाइड्रोजन, करेक्ट। और वेलोसिटी v अगर देखा जाए यहां से, तो वेलोसिटी हम क्या लिख सकते हैं, हम हाफ mv स्क्वायर, v की जगह ये h न्यू ही है, v इज इक्वल टू h न्यू बाय m c। ठीक है, वो वाला वहां पर वो अप्रोक्सीमेशन कर दे रहा हूं मैं थोड़ा सा ना, हाफ एम एच इंटू एच न्यू बाय एम सी का स्क्वायर, करेक्ट। तो हमारे पास आ गया एच न्यू प्लस एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर बाय 2 एम एच सी स्क्वायर, ये आ गया डेल्टा ई 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, करेक्ट।
और इसको हम क्या कर सकते हैं, एच न्यू कॉमन निकाला, 1 प्लस हाफ एच न्यू बाय एम एच सी, करेक्ट। और ये है हमारे पास, अच्छा वन जो है ये बहुत बड़ी हुई क्वांटिटी इससे, करेक्ट। या फिर ऐसा करो, ये डेल्टा ई है, ये टोटल ई बोल देते हैं इसको, डेल्टा ई इज ई इंटू 1 प्लस हाफ एच न्यू बाय एम एच सी। और एच न्यू बाय एम एच सी क्या है, वी, ठीक। सी था सी स्क्वायर, सॉरी। ठीक है, ऐसे यहीं छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। द पॉइंट इज यू कैन सॉल्व, ये सब तो मैं ऐसे ही कुछ भी कर रहा था। देखो, पता ये होना चाहिए अपने को कि जो टोटल एनर्जी निकल रही है ट्रांजिशन से, फ्रॉम 2 to 1, 3 to 1, 3 to 2, कोई भी एनर्जी है, that energy is not going to go alone with photon itself. It is also going to give some energy to the nucleus of hydrogen or the atom of hydrogen, and it will move in the opposite direction, that of photon, with the same momentum but with very less kinetic energy. So kind of we can assume that the total energy is going with photon, but in reality some very small part of the kinetic energy is given to hydrogen atom also, but उसका मास बहुत ज्यादा है, वेलोसिटी बहुत कम है, तो काइनेटिक एनर्जी और भी बहुत कम हो गई, ठीक। किया जा सकता है ये सब काम। इसमें प्लस क्यों आएगा यार, माइनस होना चाहिए ना। ठीक है भाई, ऐसे एक कॉन्सेप्ट होता है रिकॉइल के बाद, रिड्यूस मास कॉन्सेप्ट। बेसिकली ये मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ, या फिर ये इसलिए हम पढ़ रहे हैं, एक तरीके से बोर मॉडल में हमने अब तक जो पढ़ा उसको हम इम्प्रूव कर रहे हैं। कैसे, देखो, इन रियलिटी ये जो न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये दोनों, क्या इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है ना। अरे हाँ, है ना। सबके आंसर गलत। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड नहीं घूमता, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस और खुद के सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमता है। दिस विल बी मोर एक्यूरेट
डिस्क्रिप्शन कि आपका न्यूक्लियस भी घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन भी घूम रहा है, किसके अबाउट? सेंटर ऑफ मास के अबाउट। क्या ये डबल स्टार सिस्टम का कॉन्सेप्ट हो गया? सन और अर्थ का कॉम्बिनेशन हो गया। तो इस केस में हमारे पास जो रेडियस का फॉर्मूला है, जो एनर्जी का फॉर्मूला है, क्या उसमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन हो जाएगा? क्या जो मैंने एंगुलर मोमेंटम लिखा था वो एमवीआर की जगह मुझे कायदे में सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा लिखना चाहिए? अब क्यों? ओमेगा सेम रहेगा। किसका? न्यूक्लियस का और इलेक्ट्रॉन का। वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, एमवीआर में एम वी चेंज हो जाएगा, बट ओमेगा सेम रहेगा। किसका? प्लस का भी और इलेक्ट्रॉन का भी, न्यूक्लियस का भी और इलेक्ट्रॉन का भी, दोनों का ओमेगा सेम है। किसके अबाउट? सेंटर ऑफ मास के अबाउट। क्या अब एंगुलर मोमेंटम हमें एमवीआर की जगह सिस्टम का लिखना पड़ेगा, और सिस्टम का क्या लिखेंगे? आई ओमेगा लिखेंगे। क्या चीजें बदल जाएंगी? इक्वेशंस बदल जाएंगी, सॉल्व करने में मजा आएगा। करते हैं। क्या चीजें समझ में आई? पहले तो ये बताओ कि इन रियलिटी इट इज नॉट अबाउट न्यूक्लियस, इट्स अबाउट द सेंटर ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। वो बात अलग है कि न्यूक्लियस पे ही सेंटर ऑफ मास होगा। न्यूक्लियस का मास प्रोटॉन, प्रोटॉन का मास 10⁻⁻27, इलेक्ट्रॉन का 10⁻31, 10,000 गुना ज्यादा, 10,000 गुना ज्यादा। बट एग्जैक्टली सेंटर में तो नहीं होगा ना, वॉबल तो करेगा न्यूक्लियस भी। तो थोड़ा सा ही सही, बट बदलाव आएगा आंसर में। मैथमेटिकल चेंज आएगा, वो कितना होगा देखते हैं। मृतिका थक गई। चलो ठीक है, मैं कल करवा दूंगा, लेकिन अभी इतना तो देख लो। हमने जो लिखा था कि रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू एंड एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू, क्या लिखा था? रेडियस वाज 1 अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एनर्जी वाज प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये अलग से लिखवाई थी मैंने बात। अब यहां पर मास की जगह कहीं ना कहीं क्या आ जाएंगी चीजें? मास की जगह क्या लिखेंगे? गेस करो। रिड्यूस्ड मास। अब यहां मास पे नहीं डिपेंड करेगा, रिड्यूस्ड मास पे डिपेंड करेगा। देखते हैं कल। ठीक। और इसके बाद हमारा शुरू हो जाएगा इसके बाद छोटा सा टॉपिक है एटॉमिक कोलिजन, उसके बाद एक्सरे एंड देन न्यूक्लियर फिजिक्स। कल हम ट्राई करेंगे कि एक्सरे खत्म हो जाए। कल सैटरडे है ना? हाँ, कल हम ट्राई करेंगे कि एक्सरे भी खत्म कर दें। मंडे ट्यूसडे न्यूक्लियर फिजिक्स, और वेडनेसडे को वेव ऑप्टिक्स का डिस्कशन है। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे हम कम्युनिकेशन खत्म कर देंगे। एक्सरसाइज 3-4 कर लो। हाँ सिमरन बेटा, ठीक है, चलो बना लेते हैं ना कल का परसों का टाइम टेबल। सैटरडे को मॉडर्न अप टू एक्सरे, मंडे ट्यूसडे एक्सरे, ओ सॉरी न्यूक्लियर। हो सकता है कि ये वेडनेसडे को भी चला जाए, अच्छे चांसेस हैं, मुझे अपने ऊपर भरोसा है। मान ही लो वेडनेसडे, ठीक है। आगे वाले टॉपिक एटॉमिक से अच्छे होंगे। हाँ, तो डिस्कशन थर्सडे को कर देंगे बेटा, डिस्कशन नहीं छोड़ रहा हूँ मैं। थर्सडे वेव ऑप्टिक्स डिस्कशन, फ्राइडे सैटरडे कम्युनिकेशन वैसे है एक लेक्चर का, लेकिन हम 2 लेक्चर में आराम से पढ़ेंगे, ठीक है।
फिर तुम्हारा टेस्ट आ जाएगा आई थिंक, हाँ फिर टेस्ट आ जाएगा मंडे टू नेक्स्ट वीक, मतलब लगभग सैटरडे तक 1 से लेकर 7, 1 से 10 कह लो सेमीकंडक्टर, ठीक है। न्यूक्लियर बेटा केमिस्ट्री वालों ने मेरे ऊपर डाल दिया काइनेटिक्स पढ़ाना, नहीं तो खत्म तो 2 दिन में हो जाता। नहीं कम्युनिकेशन नहीं आ रहा बेटा टेस्ट में, नहीं डाल रहा मैं कम्युनिकेशन टेस्ट में। और कम्युनिकेशन के जितने भी क्वेश्चंस वगैरह होंगे हम ज़्यादातर शीट और बुक से कर लेंगे। टेस्ट में मैं उसका वेटेज ज़्यादा रखूंगा भी नहीं कभी, बिकॉज आइडियली इट शुड नॉट बी देयर इन जेई। सीबीएसई ने उसको रिमूव कर दिया है, जेई ने उसको रिमूव अभी तक नहीं किया है, बट होपफुली इस साल रिमूव कर दिया जाए। वी हैव नो आइडिया, बट स्टिल मैं इसका वेटेज कम रखूंगा। क्वेश्चन आएगा भी तो आसान सा क्वेश्चन आता है इसका, क्योंकि जेई वालों को भी पता है कि तुम्हें कम्युनिकेशन कितना आता है, स्कूल वालों को कम्युनिकेशन कितना आता है, तो दे डोंट गिव अ वेटेज। अच्छा ज्यादा किसका रखूंगा, बाकी सारे चैप्टर्स का बेटा कार्तिकेय। सिलेबस बता तो दिया था यार रितिका, मॉडर्न, ऑप्टिक्स, सारे छोटे चैप्टर, नहीं अब तो ग्रुप पे भी आ गया। कि सेमीकंडक्टर्स के बाद सिलेबस खत्म। हाँ सेमीकंडक्टर के बाद सिलेबस खत्म। सिलेबस तो बेटा यहीं पर खत्म हो जा रहा है, सेमीकंडक्टर में भी ज़्यादा नहीं है। मुझे गारंटी है कि स्कूल वालों के या सीबीएसई की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो ट्रांजिस्टर पढ़ा सकें तुम्हें जीना डायोड के बिना, जब वो डायोड्स को कट कर रहे हैं काफ़ी, राइट। तो ट्रांजिस्टर भी नहीं है तुम्हारे सिलेबस में, सबसे ज़्यादा टाइम सेमीकंडक्टर में ट्रांजिस्टर खाएगा। अब मतलब वो लेक्चर नहीं अटेंड करोगे तो विश्वास मान लो कहीं से पढ़ लो, कितना ही पढ़ लो, कुछ नहीं आना। और लेक्चर अटेंड कर लिया तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ऐसी फील आएगी। क्वेश्चन नहीं होंगे वो अलग बात है, क्वेश्चन पे क्वेश्चन डिपेंड करेंगी चीजें, बट ट्रांजिस्टर बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा क्लास में। इट विल टेक एटलीस्ट 1 एट मैक्स 1.5 लेक्चर्स ट्रांजिस्टर, बट कम्युनिकेशन है ही नहीं सिलेबस में, सेमीकंडक्टर 50% कम है, तो हमारा सिलेबस मोर और लेस न्यूक्लियर पे खत्म हो जाना है। काफी चीजें अभी भी एक्स्ट्रा चल ही रही हैं, ठीक है। तो सिलेबस खत्म होगा, तैयारी खत्म नहीं होगी, तैयारी चलती रहेगी। उसके बाद हमारा डिस्कशन शुरू हो जाएगा किसका, देखेंगे एससीवी वगैरह का डिस्कशन शुरू करेंगे, डिस्कशन करेंगे, ठीक है। दिवाली से पहले पहले तुम्हारा सेमीकंडक्टर मतलब पूरे सिलेबस का डिस्कशन खत्म करके जाएंगे दिवाली पर, और दिवाली के बाद आकर फिर शीट्स का, एससीवी का, डीपीपी का, इन सब का डिस्कशन, ठीक। चलो बाय बाय। एनसीईआरटी की थ्योरी रीडिंग की रिक्वायरमेंट है, अरे पढ़ ले यार रात में सोने से नहीं पहले। नहीं ऊपर मतलब ऐसे ऊपर ऊपर से तो बुक की तरह तो पढ़ लूंगा, मतलब कि एकदम घुस के, वैसे तो जरूरी नहीं। ना वो अपने आप ही समझ में आ जाएगा, कोई चीज अगर लगी कि अरे यार ये क्या चीज थी, जी वो सर। देख लेना उसको, यस लेकिन सर। ऐसा लगेगा नहीं ज्यादा एनसीईआरटी में, जी ठीक है। सर। चलो वो रात में सोने से पहले अपना जैसे नाइट टाइम नॉवल की तरह पढ़ ली, ठीक। बाय बाय।